हेलो बच्चों। सो थर्मोडायनेमिक्स जेई एडवांस के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। डायरेक्ट भी क्वेश्चन आते हैं और इनडायरेक्ट भी तमाम एप्लीकेशन है। कहीं भी हो किसी भी चैप्टर में वहाँ थर्मोडायनेमिक्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। इसलिए ये टॉपिक की क्लियरिटी एडवांस के लिए तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जेई एडवांस 23 में थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री से टोटल 4 क्वेश्चंस आए थे, दोनों पेपर्स मिला के। और 24 में एक ही क्वेश्चन आया है डायरेक्ट। ठीक है, तो देखते हैं, समराइज करते हैं पहले थ्योरी, फिर अप्लाई करेंगे डिफरेंट टाइप के एडवांस लेवल के क्वेश्चंस पर, एज वेल एज पीवाईक्यूज भी कवर करेंगे। तो थर्मोडायनेमिक्स में जैसे तुम अगर फर्स्ट लॉ लगाओगे तो फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स का क्या है? Q प्लस डब्ल्यू इक्वल टू डेल्टा यू। ये फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स का है। ठीक है, अब यहाँ Q जो है वो हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम है, W जो है वर्क डन ऑन द सिस्टम है, और डेल्टा U चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो अगर हम सिंपल बात करें एक एक पैरामीटर की, तो Q जो है हीट, हमको पता है कि सिस्टम एंड सराउंडिंग में जो भी डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर है, टेम्परेचर के इम्बैलेंस की वजह से अगर कोई एनर्जी फ्लो करता है तो दैट इज कॉल्ड एज हीट। अब हीट निकालने के कई तरीके हो सकते हैं। अगर हीट कैपेसिटी पता है सिस्टम की, चेंज इन टेम्परेचर पता है, तो C डेल्टा T से भी निकाल सकते हैं, या इसी को N CM डेल्टा T से भी निकाल सकते हैं। अगर मोलर हीट कैपेसिटी पता है या स्पेसिफिक हीट पता है तो MS डेल्टा T ऐसे भी हीट को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हीट के लिए कुछ साइन कन्वेंशन भी यूज करते थे, क्या क्या भाई? अगर सिस्टम हीट एब्जॉर्ब कर रहा है तो एब्जॉर्ब हीट के लिए साइन क्या होगा? पॉजिटिव। सिस्टम हीट रिलीज कर रहा है तो रिलीज हीट के लिए क्या होगा? साइन नेगेटिव। ठीक है ना? तो टेम्परेचर के इम्बैलेंस के कारण जो एनर्जी एक्सचेंज होती है दैट इज कॉल्ड हीट। हीट एनर्जी का एक रैंडम, मतलब अनऑर्गेनाइज फॉर्म है जो रैंडम डिस्ट्रीब्यूट होता है। इसी तरह एक क्वांटिटी अगर लें, इंटरनल एनर्जी, तो इंटरनल एनर्जी बेसिकली क्या है कि सिस्टम के अंदर की ओवरऑल एनर्जी जो है दैट इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। इसमें अगर देखोगे तो काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी एटसेट्रा, कई सारे पैरामीटर्स तुम्हें दिखेंगे एनर्जी के। तो हम इंटरनल एनर्जी की एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं निकाल सकते, केवल चेंज निकाल सकते। अब ये वाले जो अदर टर्म है एनर्जी के, ये कांस्टेंट रहते हैं। इसका मतलब नॉर्मल अगर स्टेट चेंज होता है तो नॉर्मल स्टेट चेंज में ये कांस्टेंट रहते हैं। काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है टेम्परेचर पर, और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो पार्टिकल के बीच इंटरेक्शन फोर्स के कारण होती है। तो ये सिस्टम के वॉल्यूम पे डिपेंड करती है। अगर सिस्टम का वॉल्यूम वेरी करेगा तो ये भी वेरी करेगी। इसका मतलब यहाँ से ये बोला जा सकता है कि इंटरनल एनर्जी फंक्शन है टेम्परेचर एंड वॉल्यूम का। और भी किन्हीं भी दो पैरामीटर की फॉर्म में लिख सकते हो, कोई समस्या नहीं। और अगर ये फंक्शन है तो जो डेल यू, मतलब हम चेंज अगर निकालें तो चेंज इस तरीके से लिख सकते हैं, डेल यू बाई डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इनटू डी टी प्लस डेल यू बाई डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इनटू डी वी। ये इंटरनल एनर्जी चेंज की वैल्यू है। और ये जो फर्स्ट टर्म दिख रहा है, डेल यू बाई डेल टी एट कांस्टेंट, सॉरी यहाँ पे वॉल्यूम होगा, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये वैल्यू एन मोल के लिए एन इंटू सी वी के बराबर होती है। इसका मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी अगर लिखना है तो एन सी वी डी टी प्लस डेल यू बाई
डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इनटू डीवी। इस तरीके से चेंज इन इंटरनल एनर्जी को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। क्लियर है पॉइंट? आइडियल गैस के लिए सेकेंड टर्म होता है 0। तो आइडियल गैस के लिए कोई भी प्रोसेस हो, डी की वैल्यू हमेशा एन सी वी डी टी लिखोगे। और रियल गैस के लिए डी की वैल्यू एन सी वी डी टी प्लस डेल यू बाई डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इनटू डीवी ऐसे रिप्रेजेंट करोगे। और ये रियल गैस अगर वॉन्डर वॉल गैस है तो वॉन्डर वॉल गैस के लिए ये वाला जो टर्म है, तो ये वाला टर्म याद कर लो, डेराइव तो यहाँ नहीं करने वाले। डेल यू बाई डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये टी डेल पी बाई डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम माइनस पी के बराबर होता है। ठीक है, मतलब सेकेंड टर्म इसके बराबर है। और वंडरवॉल गैस इक्वेशन तो तुमको पता ही है, याद दिलाओ। पी प्लस एन स्क्वायर ए बाई वी स्क्वायर वी माइनस एन बी इक्वल टू एन आर टी। तो यहाँ से ये वैल्यू निकाल सकते हो वंडरवॉल इक्वेशन की मदद से, डेल पी बाई डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और तुम्हें ये सेकेंड टर्म आ जाएगा जिससे रियल गैस के लिए डी यू की वैल्यू निकाल लोगे। तो इस तरीके से रियल गैस और आइडियल गैस में डी यू आता है। अच्छा, ज्यादातर तुम्हारा यही यूज होगा, तो इसको तो दिमाग में फिक्स कर लो कि कोई भी प्रोसेस हो, डी यू की वैल्यू तो एन सी बी डी टी के बराबर ही होगी। ठीक है, तो ये हमने इसका सेकेंड टर्म निकाल लिया, डी यू। अब इसी से मिलता जुलता एक टर्म और है, उसको भी यही निपटाते हैं। भाई एक टर्म होता है एंथैल्पी, काफी इंपॉर्टेंट टर्म है यूज में कैलकुलेशन में। एंथैल्पी को एच से रिप्रेजेंट करते हैं और इस तरीके से डिफाइंड है U प्लस पीवी। और H को हम लिख सकते हैं एज अ फंक्शन ऑफ PT। चाहो तो और दो पैरामीटर किसी भी पैरामीटर की फॉर्म में लिख लो, PV की फॉर्म में लिख लो, चाहे फंक्शन ऑफ TV की फॉर्म में लिख लो, कैसे भी लिख सकते हैं। बट ज्यादा यूज इसका आता है इसलिए इस फॉर्म में लिखते हैं। तो उसी तरह H की एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं निकाल सकते, केवल चेंज ही निकाल सकते हो। तो हम DH यहाँ पे डायरेक्ट लिख दे रहे हैं अब, एन सी पी डी टी प्लस डेल एच बाई डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इनटू डीपी। तो ये जनरल फार्मूला है एंथैल्पी चेंज कैलकुलेट करने का। और अगर आइडियल गैस के लिए बात करें तो आइडियल गैस के लिए सेकेंड टर्म जाएगा 0। तो डी एच की वैल्यू एन सी पी डी टी है। और अगर रियल गैस के लिए, तो रियल गैस के लिए पूरी वैल्यू यूज करोगे, तो डी एच है एन सी पी डी टी। ठीक है, सॉरी, एन सी पी डी टी प्लस डेल एच बाई डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इनटू डीपी। ठीक है, अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है काम की काफी, रिलेशन बिटवीन एंथैल्पी चेंज एंड इंटरनल एनर्जी चेंज। तो H जब U प्लस पीवी डिफाइंड है तो डेल्टा H तो लिख ही सकते हो डेल्टा U प्लस डेल्टा पीवी। ठीक है, और इसी को यूज कर लोगे इधर उधर करते हुए। एक इंपॉर्टेंट पार्ट है रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में क्या होता है कि कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर पे रिएक्शन कराई जाती है। तो इस रिलेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा एच इज डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। डेल्टा एन जी आर टी बेसिकली रिएक्शन में गैसियस मोल्स का जो चेंज है, दैट इज डेल्टा एन जी आर टी
कांस्टेंट टीपी पर गैसेस को आइडियल एज्यूम करते हुए ये रिलेशन काम करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और फेस ट्रांजिशन ये भी बहुत पूछा जाता है। फेस ट्रांजिशन में अगर मान लो वेपराइजेशन है, एक पार्ट हो जाएगा सब्लिमेशन, एक पार्ट है वेपराइजेशन, और तीसरा पार्ट है मेल्टिंग या फ्यूजन। तो 1 मोल के लिए अगर लिखें कि 1 मोल लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है तो डेल्टा एच की वैल्यू डेल्टा यू प्लस आर टी फिक्स कर लो दिमाग में। ये सब 1 मोल के लिए है। और दूसरा फेस ट्रांजिशन जो कराया जाता है वो कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पे कराया जाता है। सब्लिमेशन के लिए भी सेम, डेल्टा एच इज डेल्टा यू प्लस आर टी। लेकिन फ्यूजन के लिए देखोगे तो डेल्टा एच अप्रोक्सीमेटली डेल्टा यू के बराबर होता है। ये काफी पूछा जाता है इस पर क्वेश्चन, तो इसको दिमाग में फ्रीज करो। तो इस तरीके से डेल्टा एच डेल्टा यू का रिलेशन काम करेगा। नाउ अब दो पैरामीटर तो हमने देख लिए, हीट क्या होता है, इंटरनल एनर्जी क्या होता है। अब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है वर्क। इसकी कैलकुलेशन काफी यूज आती है। तो वर्क में भी अब अगर देखोगे तो प्रोसेस हो सकता है आइसोथर्मल। तो प्रोसेस अगर आइसोथर्मल है तो वर्क जो आता है रिवर्सिबल वर्क वो माइनस एन आर टी एल एन वी टू बाई वी वन ऐसे लिख सकते हो। या एन आर टी की जगह पी वन वी टू कुछ भी, तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है माइनस पी वन वी वन एल एन वी टू बाई वी वन, या माइनस पी वन वी वन एल एन पी वन बाई पी टू, कैसे भी चाहो लिख लो, रिवर्सिबल वर्क। ठीक है, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। और आइसोथर्मल प्रोसेस में इरिवर्सिबल वर्क जब निकालोगे, कोई भी प्रोसेस हो, तो इरिवर्सिबल वर्क माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी के बराबर होता है। अगर एक्सपेंशन करा रहे हो तो याद कर लो कि डब्ल्यू रिवर्सिबल का मैग्नीट्यूड ग्रेटर होता है डब्ल्यू इरिवर्सिबल से ऑलवेज। अगर एक्सपेंशन करा रहे हो, कंप्रेशन करा रहे हो तो डब्ल्यू रिवर्सिबल, कंप्रेशन में वर्क पॉजिटिव ही होता है, वो लेस देन डब्ल्यू इरिवर्सिबल आएगा अगर नॉर्मल वर्क हम कर रहे हैं, सिंपल, कोई स्पेशल केस नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आइसोथर्मल प्रोसेस में हम वर्क कैलकुलेट करते हैं। और आइसोथर्मल है, आइडियल गैस है, तो आइडियल गैस के केस में भाई डेल्टा यू तो एनसीवी डेल्टा टी है, जीरो होगा, तो क्यू माइनस डब्ल्यू के बराबर होता है। दिस इज फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। नाउ इसी तरह अगर आइसोकोरिक प्रोसेस देखें तो आइसोकोरिक प्रोसेस में पता है कि भाई वर्क कितना होगा, जीरो, चाहे वो डब्ल्यू रिवर्सिबल हो चाहे डब्ल्यू इरिवर्सिबल हो, वर्क जीरो। और वर्क जीरो तो क्यू की वैल्यू डेल्टा यू के बराबर होती है। तो इसको भी दिमाग में फिक्स कर लो कि आइसोकोरिक प्रोसेस में होने वाला हीट चेंज इंटरनल एनर्जी चेंज को रिप्रेजेंट करता है। सिमिलरली आइसोबैरिक, तो आइसोबैरिक प्रोसेस में डब्ल्यू माइनस पी डेल्टा भी लिखोगे, एक्सटर्नल इंटरनल प्रेशर बराबर होते हैं। तो रिवर्सिबल हो या इरिवर्सिबल वैल्यू तो सेम ही आएगी। और डब्ल्यू अगर ये हो गया तो हमको पता है क्यू प्लस डब्ल्यू इक्वल टू डेल्टा यू, और क्यू की वैल्यू लिख सकते हो डेल्टा यू माइनस डब्ल्यू।
और डब्ल्यू है माइनस पी डेल्टा वी, तो डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी आएगा, जो आइसोबैरिक प्रोसेस में डेल्टा एच को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि एच होता है यू प्लस पी वी, तो डेल्टा एच डेल्टा यू प्लस डेल्टा पी वी, और कांस्टेंट प्रेशर पे डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। तो अब ये भी फिक्स करो दिमाग में कि आइसोबैरिक प्रोसेस में क्यू डेल्टा एच के बराबर होता है, मतलब होने वाला हीट चेंज इंटरनल एनर्जी चेंजेस को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अब बचा एडियाबैटिक प्रोसेस, तो जरा उसको भी चेक करते हैं। तो एडियाबैटिक को अगर चेक करें, तो एडियाबैटिक प्रोसेस में देखो क्या है कि अगर हम प्रोसेस को रिवर्सिबल करा रहे हैं, प्रोसेस रिवर्सिबल हो या इरिवर्सिबल, क्यू तो जीरो हो गई, और क्यू जीरो का मतलब डब्ल्यू डेल्टा यू के बराबर होगा। ठीक, अब प्रोसेस को रिवर्सिबल करा रहे हैं, तो रिवर्सिबल में आइडियल गैस के लिए हम बात कर रहे हैं। तो आइडियल गैस की क्या इक्वेशन है भाई? पीवी टू द पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, या टीवी टू द पावर गामा माइनस वन इक्वल टू कांस्टेंट, या पी टू द पावर वन माइनस गामा, टी टू द पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। तो अगर कोई भी अननोन पैरामीटर हो तो हम इस इक्वेशन की मदद से निकालेंगे। तो वर्क एक तो डब्ल्यू डेल्टा यू के बराबर करके निकाल सकते हो, तो यहां से आ जाएगा डब्ल्यू की वैल्यू एन सी वी डेल्टा टी, और दूसरा डब्ल्यू निकाल सकते हो, इसी को रीअरेंज करें तो पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन अपॉन गामा माइनस वन। ठीक है, ये फार्मूला है वर्क का। अब इस फार्मूले के लिए जो भी रिक्वायरमेंट होगी अननोन पैरामीटर, वो इस इक्वेशन की मदद से फाइंड करेंगे। कब? जब प्रोसेस रिवर्सिबल हो। और इरिवर्सिबल के लिए देखो कोई इक्वेशन नहीं है। इरिवर्सिबल वाले केस में बस यही यूज करोगे, डब्ल्यू इक्वल टू डेल्टा यू, और इसी में वैल्यू रख के अननोन पैरामीटर निकालोगे। डब्ल्यू होता है माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी, और डेल्टा यू होता है एन सी वी डेल्टा टी। इसको सिंप्लीफाई करके जो भी अननोन पैरामीटर है वो कैलकुलेट करोगे एंड देन वर्क। ठीक है पॉइंट। अब एक चीज का ध्यान देना कि अगर हम एक्सपेंशन करा रहे हैं तो एक्सपेंशन में वर्क होता है नेगेटिव, वर्क नेगेटिव तो डेल्टा यू भी नेगेटिव, तो उस केस में टेम्परेचर की वैल्यू घटेगी। तो जब भी एडियाबैटिक एक्सपेंशन कराओगे तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा, और कंप्रेशन कराओगे तो टेम्परेचर की वैल्यू इंक्रीज होगी। एडियाबैटिक एक्सपेंशन में घटेगा टेम्परेचर, कंप्रेशन में बढ़ेगा टेम्परेचर। इसके अलावा अगर हम रिवर्सिबल वर्सेस इरिवर्सिबल करते हैं, तो अगर टी की बात करोगे, मतलब अगर पी सेम रखा जाए, तो टी की वैल्यू इरिवर्सिबल की ग्रेटर देन टी रिवर्सिबल होता है, एंड वी की वैल्यू भी इरिवर्सिबल की ग्रेटर देन वी रिवर्सिबल दिखेगा, चाहे कंप्रेशन कराओ चाहे एक्सपेंशन कराओ सेम इनिशियल पॉइंट से। और अगर वी सेम लेके कंपेयर करते हो फाइनल वाला, तो उस केस में टी रिवर्सिबल तो ग्रेटर देन टी रिवर्सिबल आएगा, रिजल्ट लिख रहा हूं सीधे, और टी इरिवर्सिबल ग्रेटर देन पी रिवर्सिबल आएगा। इस चीज को ध्यान रखना, ये रिजल्ट्स कई बार स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में यूज में आएंगे। तो इस तरह से एडियाबैटिक की कैलकुलेशन हम लोग करते हैं। और इसी में अगर एक देख लें पॉलीट्रॉपिक, और पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में
तुम्हें पता है कि पीवी टू द पावर एक्स इक्वल टू कांस्टेंट की फॉर्म में कोई प्रोसेस लिखोगे तो दैट इज कॉल्ड पॉलीट्रॉपिक, और एक्स क्या है, वेरिएबल है, दिस इज कॉल्ड पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स। तो वर्क की वैल्यू इस केस में क्या है, P2V2 माइनस P1V1 अपॉन x माइनस 1। ये पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का वर्क है वेयर x शुड नॉट बी इक्वल टू 1। x इक्वल टू 1 पे पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस कैसा होता है, आइसोथर्मल। तो आइसोथर्मल का हम अलग से इंटीग्रेट करके निकालते हैं, जो ऑलरेडी पहले लिखा जा चुका है। अच्छा, मोलर हीट कैपेसिटी कितनी होगी आइडियल गैस की, CV प्लस R अपॉन 1 माइनस एक्स। ये मोलर हीट कैपेसिटी होगी आइडियल गैस के लिए पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस की। तो अब सारी कैलकुलेशन हमारी इसी चीज पर चलती है पूरे प्रोसेस में। क्लियर है? नाउ अब कुछ क्वेश्चंस पर अप्लाई करते हैं और चेक करते हैं वन बाय वन। सो स्क्रीन पर एक काफी अच्छा क्वेश्चन नजर आ रहा है हम लोगों को। अब इसमें क्या बोल रहे हैं कि इंसुलेटेड कंटेनर है और इसमें दो चैम्बर्स हैं सेपरेटेड बाय इंसुलेटिंग पार्टीशन, और एक चैम्बर है जिसका वॉल्यूम V1 है और गैस इसमें P1 प्रेशर और T1 टेम्परेचर पर है। दूसरा चैम्बर जो है उसका वॉल्यूम V2 है और गैस P2 प्रेशर और T2 टेम्परेचर पर है। तो जब पार्टीशन रिमूव करते हैं विदाउट डूइंग एनी वर्क तो फाइनल इक्विलिब्रियम टेम्परेचर हमें रिक्वायर है। तो जैसा बोला जा रहा है क्वेश्चन में उसके अकॉर्डिंग अगर डायग्राम बनाएं तो इनिशियल सिचुएशन ये है कि वॉल्यूम है V1 एंड V2 और अंदर जो गैस है उसका प्रेशर है P1, टेम्परेचर है T1। सिमिलरली दूसरे साइड गैस जो है प्रेशर है P2, टेम्परेचर है T2 और वॉल्यूम है V2। फाइनली फाइनल सिचुएशन ये है कि फाइनली ये पार्टीशन हटा लिया गया। अब पार्टीशन हटा लिया गया तो फाइनल टेम्परेचर हमसे पूछा गया है। अब पार्टीशन हटा लिया गया तो भाई इसके अंदर गैस 1 प्लस गैस 2 दोनों ही है। ठीक है, टोटल वॉल्यूम अगर देखोगे तो V1 प्लस V2 नजर आएगा और फाइनल एक टेम्परेचर सपोज आ रहा है T। तो हमें ये चेक करना है कि T की वैल्यू कितनी है। अच्छा, इसमें एक पॉइंट अगर देखा जाए तो हमें बोला गया है कि पूरा इंसुलेटिंग सिस्टम है, और पूरा इंसुलेटिंग है अगर सिस्टम तो कोई भी हीट बाहर जाएगी नहीं, और इसका वॉल्यूम भी फिक्स है तो कोई वर्क होगा नहीं। तो ओवरऑल सिस्टम के लिए अगर बात करें तो ओवरऑल सिस्टम के लिए W तो जीरो होगा ना, Q भी जीरो होगा, और ये दो जीरो हो गए तो डेल्टा U की वैल्यू जीरो होनी चाहिए। ओवरऑल सिस्टम के लिए Q जीरो है, W जीरो है, तो डेल्टा U भी जीरो होगा, और डेल्टा U जीरो होगा इसका मतलब किसी एक गैस की इंटरनल एनर्जी अगर बढ़ेगी तो दूसरे की कम होगी, और सम दोनों का चेंज जो आएगा वो जीरो आएगा। और गैस को हमने आइडियल मान ही रखा है, तो पहली गैस की इंटरनल एनर्जी में चेंज मान लो डेल्टा U1, दूसरी गैस की इंटरनल एनर्जी में चेंज डेल्टा U2 है। तो हम बोल सकते हैं कि डेल्टा U जीरो है एंड दैट इज इक्वल टू डेल्टा U1 प्लस डेल्टा U2। और डेल्टा U1 हम लिख सकते हैं, मान लो पहली गैस के मोल N1 है तो N1 CV T माइनस T1, और इसी तरह डेल्टा U2 N2 CV T माइनस T2। ठीक है, और अगर T की वैल्यू यहाँ से चेक करें फाइनली तो T हमको ये दिख रहा है, CV तो हट जाएगा, N1 T1 प्लस N2 T2 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2। और गैस का प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम सब दिया है, तो N1 कितना होना चाहिए भाई, P1V1 अपॉन RT1, और इसी तरह N2 कितना होना चाहिए, P2V2 अपॉन RT2।
तो ये वैल्यू डाल के सिंप्लीफाई किया जाए, आर तो हट ही जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा पहले P1V1 प्लस P2V2 डिवाइडेड बाई P1V1 बाई T1 प्लस P2V2 बाई T2। ठीक है, तो ये सिंप्लीफाई होके बन रहा है T1T2 P1V1 प्लस P2V2 डिवाइडेड बाई P1V1 T2 प्लस P2V2 T1। तो ये फाइनल टेम्परेचर की वैल्यू आ रही है। यहाँ पे हमने कॉन्सेप्ट क्या लगाया कि चैम्बर जो था ओवरऑल इंसुलेटेड था, तो किसी तरह का हीट चेंज आएगा नहीं, हीट चेंज होगा जीरो, कोई वर्क डन भी नहीं है, डब्ल्यू भी जीरो है, और ये दो जीरो है तो डेल्टा यू की वैल्यू जीरो। इसका मतलब किसी एक गैस की इंटरनल एनर्जी जितनी इंक्रीज होगी, अदर की उतनी डिक्रीज होगी, और नेट सम आएगा जीरो के बराबर उनके चेंजेस का। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल है। नाउ ऐसे ही एक क्वेश्चन और। अब इस क्वेश्चन में देखो, तरीका अपना वही रहेगा, वीडियो पॉज करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और फिर उसके बाद क्रॉस चेक करेंगे, है ना। तो वर्क डन आइडियल गैस सैंपल का दिया है प्रोसेस ए में, डबल है दैट ऑफ प्रोसेस बी। ठीक है, तो वर्क डन बाई या सैंपल का मतलब मैग्नीट्यूड ही हो गया, तो डब्ल्यू ए जो है वो डबल है डब्ल्यू बी से। और टेम्परेचर राइज थ्रू सेम अमाउंट इन टू प्रोसेस, इसका मतलब डेल्टा टी जो है दोनों प्रोसेस का इक्वल है, और सी ए सी बी इनकी मोलर हीट कैपेसिटी है, तो हमें बताना है कि कौन सी वैल्यू बड़ी होगी। ठीक है भाई। अच्छा, एक तो चीज है कि डब्ल्यू तो नेगेटिव है ही, तो अगर फर्स्ट लॉ देखें तो Q प्लस डब्ल्यू इक्वल टू डेल्टा यू लिख सकते हैं, और Q की वैल्यू डेल्टा यू माइनस डब्ल्यू। अब डेल्टा यू तो गैस के लिए हो गया एन सी वी डेल्टा टी, ठीक है, और माइनस डब्ल्यू की वैल्यू हो गई मॉड ऑफ डब्ल्यू ए, अगर हम प्रोसेस ए में हैं, तो ये तो हो गया हीट चेंज प्रोसेस ए का, और इसी तरह हीट चेंज प्रोसेस बी का भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, एन सी वी डेल्टा टी प्लस मॉड ऑफ डब्ल्यू बी। अब एन सी वी डेल्टा टी का टर्म तो दोनों में सेम ही होगा, तो हम यहां से बोल सकते हैं कि भाई क्यू ए ग्रेटर देन क्यू बी है कि नहीं। और क्यू ए गैस के लिए क्या लिखे, अगर मोलर हीट कैपेसिटी प्रोसेस ए में है सी ए, तो क्यू ए को लिखेंगे एन सी ए डेल्टा टी। ठीक है, इसी तरह क्यू बी को एन सी बी डेल्टा टी। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि सी ए ग्रेटर देन सी बी, सी ए ग्रेटर देन सी बी, ए की मोलर हीट कैपेसिटी ज्यादा होगी देन बी। ठीक है भाई, क्लियर है पॉइंट। तो इस तरीके से ये चेक हो जाएगा, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन था ये भी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे हमें नजर आ रहा है, थोड़ा साइज बड़ा दिख रहा है इसका। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, देखो दो रिजिड एडियाबैटिक वेसल है ए एंड बी, एक 4 लीटर का एक 6 लीटर का, और इनिशियली इनमें गैसेस है डिफरेंट टेम्परेचर पे, और इनके एक निग्लिजिबल वॉल्यूम के पाइप से कनेक्ट कर देते हैं। ए जो है उसमें 2 मोल नियॉन गैस का है 300 केल्विन पर, बी जो है उसमें 3 मोल SO2 गैस का है 400 केल्विन पर। तो इनको जब पाइप से कनेक्ट कर दिया तो फाइनल प्रेशर पूछा गया है कि कितना है। इसका मतलब ये वाली सिचुएशन हमें दिख रही है,
कि इनको एक थिन पाइप से, मतलब नेग्लिजिबल वॉल्यूम के पाइप से जोड़ा गया है। पहला वाला है 4 लीटर, सेकेंड वाला है 6 लीटर, और ए में 2 मोल है, बी में गैस के 3 मोल हैं। ए में गैस जो है वो नियॉन है, बी में गैस है SO2। टेम्परेचर इसका 300 केल्विन है और इसका टेम्परेचर 400 केल्विन है। इतना तो दिया है। और फाइनल प्रेशर पूछा गया है, और एक चीज और बोली गई कि वॉल जब ओपन करते हैं तो 12 किलो जू कैलोरी हीट सप्लाई करते हैं इनटू वेसल। इसका मतलब वॉल्व ओपन किया, साथ में 12 किलो कैलोरी हीट और सप्लाई कर दिया इस सिस्टम को। तो अगर हमें फाइनल टेम्परेचर पता चल जाए तो काम बन जाएगा। ठीक है भाई, फाइनल टेम्परेचर अगर पता चल जाए तो काम बन जाएगा। तो हम इसको ऐसे मान लेते हैं कि देखो, पहले हमने इनको कनेक्ट कर दिया और उसके बाद हीट सप्लाई कर दी, तो भी फाइनल टेम्परेचर वैसा ही आएगा। तो हमने पहले इनको कनेक्ट कर दिया और फिर हीट सप्लाई कर दी। तो इसका मतलब ये जो हीट सप्लाई हो रही है वो कांस्टेंट वॉल्यूम कंडीशन में हो रही है कि नहीं। एक तरीके से सबका फाइनल फिक्स हो जाएगा वॉल्यूम, तो हीट सप्लाई करके टेम्परेचर बढ़ा दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर चेक करें ओवरऑल कि फाइनल टेम्परेचर अगर T एज्यूम कर लें, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि कुछ हीट गई पहले का इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में, कुछ दूसरे का, क्योंकि और कहीं हीट कोई लॉस है ही नहीं, वर्क डन है नहीं, तो ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर ही आ जाएगी। तो Q हम इस तरीके से लिख पाएंगे, पहले गैस के लिए मोल है अगर N1, मोलर हीट कैपेसिटी है CV1 इंटू डेल्टा टी मतलब T फाइनल माइनस T इनिशियल। इतना इंटरनल एनर्जी चेंज पहली गैस का हुआ। दूसरी गैस का N2 CV2 T माइनस T2। और ये टोटल इंटरनल एनर्जी जो चेंज है नेट, वो Q के बराबर आना चाहिए। देखो ध्यान से सुन लो, मिक्स करेंगे तो इंटरनल एनर्जी एक का बढ़ेगा दूसरे का घटेगा, नेट सम अगर देखोगे तो चेंज आएगा 0, है ना। क्योंकि ओवरऑल प्रोसेस में अगर हीट ये सप्लाई नहीं करते हो तो Q 0 रहेगा, W 0 रहेगा, तो डेल्टा U भी 0। अब डेल्टा U में जो नेट चेंज आएगा इफेक्टिव, वो इस Q की वजह से ही आएगा, तो उसको हमने डायरेक्टली कैलकुलेट कर लिया फार्मूला लगा के। नहीं तो प्रोसेस को ब्रेक करके भी हम इसको निकाल सकते हैं, बट ब्रेक करके लेंदी होगी कैलकुलेशन। तो ये 12 किलो कैलोरी है, मतलब 12,000 कैलोरी। N1 पहले वाले का दिया है 2। हीट कैपेसिटी जो पहले वाले की दी हुई है दैट इज, अब एक चीज देखना कि हमको ये CP वैल्यू दी है 5 पहले वाले की, हमें चाहिए यहाँ CV। तो CP माइनस CV इक्वल टू R, तो CV की वैल्यू हो जाएगी 3। ठीक है, और इसी तरह दूसरे केस में CP दिया 8, तो CV हो जाएगा 6। तो 12,000 को N CV इंटू डेल्टा T, प्लस दूसरे का N है 3, इसका CV आया 6, डेल्टा T है T माइनस 400। तो ये सिंप्लीफाई करें तो T की वैल्यू हमारे पास आ रही है 875 केल्विन। अब T अगर 875 केल्विन है तो PV इक्वल टू nRT से प्रेशर निकाल सकते हैं। फाइनल प्रेशर P मान लिया, फाइनल वॉल्यूम गैस के लिए हो गया 10, तो PV इक्वल टू N, फाइनल मोल हो गए 5 इंटू कैलोरी में R की वैल्यू 2 है, बट यहाँ पे P हमें चाहिए प्रेशर ATM में, तो ATM लीटर वाला यूज करते हैं सिस्टम। PV इक्वल टू N R इंटू T। तो ये P की वैल्यू हमें मिल जाएगी
35 ATM। ठीक है, ध्यान इस बात पे देना, ये जो हीट आई है ये इंटरनल एनर्जी चेंज करने में ही जाएगी। पहले इंटरनल एनर्जी मिक्स करने पे चेंज हुई है, इसकी बड़ी होगी, इसकी कम हुई होगी, इसकी बड़ी होगी, इसकी कम हुई होगी, बट नेट सम क्या था? 0। इसको सप्लाई करने से ओवरऑल जो इंक्रीज हुआ वो डायरेक्टली हमने कैलकुलेट कर लिया सीधे, बिकॉज स्टेट फंक्शन का चेंज है डेल्टा यू, तो फर्क पड़ता नहीं कैसे भी हम कैलकुलेशन करें। नाउ एक क्वेश्चन स्क्रीन पे और है, काफी अच्छा कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है, ध्यान से देखने। ये तो हम फर्स्ट पार्ट की बात कर रहे हैं, फिर सेकंड पार्ट में एंट्रोपी किस फंक्शन उस पर बात करेंगे डिटेल में थर्मोडायनेमिक्स में। ना इस क्वेश्चन में बेसिकली 1 मोल रियल गैस का है और इसको हम हीट कर रहे हैं कांस्टेंट वॉल्यूम पर, P1 V1 T1 से P2 V2 P2 V1 T2, और फिर इरिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन करा रहे हैं कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर P3 पर, जब तक कि फाइनल स्टेट P3 V2 T3 ना हो जाए, और कांस्टेंट वॉल्यूम पर मोलर हीट कैपेसिटी रियल गैस की CV है, तो हमें डेल्टा H निकालना है। तो देखो, पहला पॉइंट मान लो ये है 1, और इस पर है P1 V1 T1, और यहां से फिर स्टेट 2 पे जा रहे हैं। स्टेट 2 जो है इसमें हमें दिख रहा है P2 V1 T2। V1 है, इसका मतलब ये प्रोसेस कैसा हुआ? पहला वाला आइसोकोरिक है कि नहीं? फिर स्टेट 2 से स्टेट 3 जा रहे हैं, और 3 जा रहे हैं वो एडियाबैटिक है प्रोसेस, और अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, इसका मतलब इरिवर्सिबल एडियाबैटिक। और यहाँ पर P3 V2 T3 ये फाइनल स्टेज है, तो हमसे ओवरऑल डेल्टा यू पूछा गया है। अच्छा, अब एक चीज देखें कि ओवरऑल डेल्टा एस पूछा गया है, अब डायरेक्ट NCP डेल्टा टी क्या लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते, बिकॉज रियल गैस है, आइडियल होते तो लगा लेते। अच्छा, आइसोकोरिक प्रोसेस है तो डेल्टा यू हम निकाल सकते हैं, क्योंकि यू वी और टी का फंक्शन होता है, तो आइसोकोरिक में केवल टी का फंक्शन होगा, तो डेल्टा यू 1 से 2 हम वैसे ही लिख सकते हैं NCV डेल्टा टी। एन है 1, CV गैस का दिया है, और डेल्टा टी मतलब T2 माइनस T1, ये डेल्टा यू आया 1 से 2। 2 से 3 में अगर देखें तो ये प्रोसेस एडियाबैटिक है, तो डेल्टा यू 2 से 3 W 2 से 3 के बराबर होगा, बिकॉज Q तो क्या है इस केस में? 0, और W 2 से 3 क्या लिखेंगे? माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी, है ना? और पी एक्सटर्नल कुछ ना दिया जाए तो फाइनल प्रेशर को ही पी एक्सटर्नल कंसीडर करते हैं, और डेल्टा वी V2 माइनस V1। तो हमारे पास डेल्टा यू की वैल्यू 1 से 3 में आ गई, 1 से 2 प्लस 2 से 3, मतलब CV T2 माइनस T1 प्लस सॉरी माइनस P3 V2 माइनस V1। अब जब डेल्टा यू आ गया तो जनरल हमें पता है H इक्वल टू यू प्लस पीवी, तो डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा पीवी, और डेल्टा पीवी का मतलब है P3 V2 माइनस P1 V1। तो जरा सम करते हैं, तो डेल्टा यू आ गया CV T2 माइनस T1 माइनस P3 V2 प्लस P3 V1 और प्लस P3 V2 माइनस P1 V1, ये बन रहा है पूरा। तो ये P3 V2 तो गया, तो वैल्यू आ जाएगी CV T2 माइनस T1 और प्लस P3 V1
माइनस P1V1। ठीक है, तो CV T2 माइनस T1 और P3V1 माइनस P1V1, तो ये ऑप्शन सी नजर आ रहा है। देखो भाई, तो इस तरीके से हम डेल्टा एच की वैल्यू निकालेंगे रियल गैस की। डायरेक्ट हम, ध्यान देना, ये फार्मूला नहीं लगा सकते बिकॉज रियल गैस है। ठीक है, तो हमें बेसिक कंडीशन का ध्यान रखना पड़ेगा। नाउ नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है और काफी पुराना क्वेश्चन है, मतलब कॉन्सेप्चुअल है पूरा। ध्यान से करना। देखो यहाँ पे हमें क्या दिया है, पहला सिस्टम दिया है जिसमें वाटर भरा है 0.9 लीटर, टेम्परेचर है 353 केल्विन, और इस पर एक्सटर्नली प्रेशर 532 लग रहा है। तो हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ा देते हैं 532 mm से 1 atm। अब प्रेशर बढ़ाया तो ये सिस्टम आ गया स्टेट 2 में। फिर हमने क्या किया, स्टेट 2 में इसको हीट सप्लाई की सो दैट टेम्परेचर बढ़ा 373, लेकिन इस कंडीशन में कुछ वाटर वेपराइज हो चुका है। तो 0.9 लीटर था, तो इसमें से 0.45 लीटर बचा है, 0.45 लीटर वेपराइज हो चुका है। हमें वाटर की स्पेसिफिक हीट दी है, डेल्टा एच वेपराइजेशन दिया है, और कुछ यूनिट्स वगैरह दिए हैं। तो इसको समझते हुए फिर क्वेश्चन पर अप्लाई करना है। ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन है। तो देखो, इसमें पहला क्वेश्चन दिया जा रहा है कि डेल्टा एच बताओ जब सिस्टम स्टेट 1 से 2 में जा रहा है। अच्छा, अगर डेल्टा एच बताएं जब सिस्टम स्टेट 1 से 2 में जा रहा है, तो 1 से 2 में जाने पर प्रेशर चेंज हुआ, टेम्परेचर तो वही है, और ये प्रेशर चेंज होने से वाटर पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। कि 532 mm से अगर 1 atm कर दो तो कोई भी चेंज नहीं आएगा। रीजन, क्योंकि वाटर होता है इनकम्प्रेसिबल नेचर का। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम 1 से 2 जा रहे हैं, तो 1 से 2 में डेल्टा यू की वैल्यू तो 0 आएगी, क्योंकि इंटरनल एनर्जी में किसी तरह का चेंज नहीं, ना तो वॉल्यूम चेंज हो रहा है और ना ही टेम्परेचर चेंज हो रहा है। और डेल्टा एच डेल्टा यू का रिलेशन हमें पता है कि डेल्टा एच इज डेल्टा यू प्लस डेल्टा पी वी। यहाँ वी तो फिक्स बना हुआ है, तो वी डेल्टा पी लिख सकते हैं। तो डेल्टा एच की वैल्यू 1 से 2 में, वी हमें क्वेश्चन में कितना दिया है भाई? वी क्वेश्चन में दिया जा रहा है 0.9 लीटर। ठीक है, और वी क्वेश्चन में 0.9 लीटर है, डेल्टा यू तो 0 है, और इंटू डेल्टा पी करें तो फाइनल प्रेशर है 1 atm, और अभी था स्टार्टिंग में 532 mm, तो 760 से डिवाइड कर देंगे तो ये भी एटीएम में बदल जाएगा। तो अब ये क्वांटिटी एटीएम लीटर में आएगी, और 1 atm लीटर हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है 100 जूल के बराबर, तो इंटू 100 भी कर दें साथ में, तो ये जूल में आएगा वैल्यू। तो डेल्टा यू इस वाले पार्ट में हमारा मल्टीप्लाई करके डेल्टा एच, ये लगभग 27 जूल आ जाएगा। तो ये पहला पार्ट है कि डेल्टा एच की वैल्यू 1 से 2 में क्या होगी, तो लगभग 27 जूल आ रही है। अच्छा क्वेश्चन है। सेकंड पूछा है इसी में कि डेल्टा यू स्टेट 1 से स्टेट 3 में क्या होगा। अब डेल्टा यू 1 से 3 की बात करेंगे, तो डेल्टा यू 1 से 2 प्लस डेल्टा यू 2 से 3 होना चाहिए, और ये वाली वैल्यू तो आ रही है 0, तो हमें डेल्टा यू 2 से 3 चाहिए। अब डेल्टा यू 2 से 3 चाहिए, तो देखो भाई क्या होगा, यहाँ से तो डेल्टा यू 0 है, यहाँ चाहिए, यहाँ चाहिए, तो हीट सप्लाई की गई, तो एक तो वो हीट क्या कर रही है, टेम्परेचर बढ़ा रही है पूरे वाटर का 353 से 373। ठीक है, और इस केस में कोई भी वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। जब टेम्परेचर बढ़ेगा 353 से 373, तो वॉल्यूम ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है। ठीक है, दूसरा,
फिर लिक्विड वेपराइज हो रहा है कांस्टेंट प्रेशर पे, आधा लिक्विड। तो एक तो टेम्परेचर बढ़ाने में और प्लस वेपराइजेशन में, ये दो चेंज हमें जोड़ने पड़ेंगे तब आएगा आंसर। तो अगर टेम्परेचर चेंज की बात करें तो 0.9 लीटर वाटर है। तो हमें क्वेश्चन में नोटिस करो कि वाटर की स्पेसिफिक हीट 4.2 जूल पर डिग्री पर ग्राम में दी हुई है। तो टेम्परेचर बढ़ाने में कितना इंटरनल एनर्जी चेंज होगा, इसको हम ms डेल्टा टी लिख सकते हैं। एम मास हो गया वाटर का, एस स्पेसिफिक हीट, और डेल्टा टी टेम्परेचर चेंज। फिर दूसरे केस में वाटर हो रहा है वेपराइज, और वाटर वेपराइज हो रहा है तो याद करो हमने वेपराइजेशन के फेज ट्रांजिशन में डेल्टा एच डेल्टा यू का रिलेशन लिखा था कि डेल्टा एच इज डेल्टा यू प्लस आर टी। ये एक मोल के लिए था रिलेशन। इसका मतलब डेल्टा यू को डेल्टा एच माइनस आर टी लिखना पड़ेगा एक मोल के लिए। क्यों? क्योंकि वेपराइजेशन जो हो रहा है वो कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है, तो वेपराइजेशन में लगने वाली हीट जो है वो डेल्टा एच के बराबर है। तो इस डेल्टा एच से डेल्टा यू निकालना पड़ेगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि मोल मान लो n है, तो डेल्टा एच माइनस आर टी। तो देखते हैं कितनी वैल्यू आएगी। तो m तो ग्राम में 900 है, स्पेसिफिक हीट 4.2 दी गई थी, ठीक है। और डेल्टा टी अगर देखोगे तो ये आ रहा है 20। तो ये हमारे पास आ गया पहला टर्म जूल में, प्लस दूसरे टर्म के लिए देखो वेपराइज कितना हुआ है, वेपराइज हुआ है आधा, मतलब 450 ग्राम। तो 450 अपॉन 18 ये तो हो गया मोल। और वेपराइजेशन का नोटिस करो, डेल्टा एच वैल्यू दिया हुआ है 40 पर मोल। तो 40 अगर पर मोल दिया हुआ है किलो जूल में, तो ये हो जाएगा 40,000, ठीक है। ये हो गया डेल्टा एच माइनस आर टी चाहिए। तो आर की वैल्यू क्वेश्चन में हमें क्या दी है, क्वेश्चन में 8 जूल दी है। तो 8 और इंटू टी जो है वो 373 है, ठीक है भाई। तो ये हमारे पास आ जाएगी डेल्टा यू की वैल्यू फाइनल। और अगर ओवरऑल वैल्यू को 1000 से डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगी किलो जूल में। तो 1000 से डिवाइड भी कर देते हैं, मान लो बड़ी वैल्यू दिख रही है, तो 1000 से डिवाइड कर दिया तो ये हमें किलो जूल में दिखेगी। मल्टीप्लाई कर लेते हैं जरा कैलकुलेटर से। तो ये 1001 किलो जूल नजर आ रही है वैल्यू। तो सेकेंड पार्ट में 1001 किलो जूल आंसर है, ठीक है भाई। अब तीसरे में उसी प्रोसेस के लिए एंथैल्पी चेंज पूछा है 1 से 3 में। तो देखो 1 से 2 का डेल्टा एच तो ले ही आए थे, अब 2 से 3 का डेल्टा एच जोड़ दो तो काम बन जाएगा, ठीक है। और 2 से 3 का डेल्टा एच जोड़ दो तो तुम्हें पता है कि 2 से 3 वाले प्रोसेस में क्या हुआ कि पहले कांस्टेंट प्रेशर पर टेम्परेचर बढ़ा हुआ है। तो इस केस में तो क्या डेल्टा यू डेल्टा एच बराबर ही होंगे जितनी हीट लगेगी। फिर वेपराइजेशन हुआ है तो उसमें डेल्टा एच डेल्टा यू अलग अलग आएंगे। तो इसका मतलब पिछले वाले पार्ट से हमको ये चीज हटा लेनी है तो काम बन जाएगा। तो थर्ड पार्ट में अगर देखें तो डेल्टा एच 1 से 3, पहला वाला जोड़ लेते हैं 27 जूल, प्लस मोल है 450/18, और इंटू
40 और इंटू 1000, ठीक है। तो ये वेपराइजेशन में कितना लगा वो जोड़ दिया है, प्लस टेम्परेचर बढ़ाने में कितना लगा वो और इसमें जोड़ दिया जाए। तो टेम्परेचर बढ़ाने में 900 इंटू 4.2 और इंटू डेल्टा टी है 20, ठीक है। तो ये वैल्यू जूल में दिखेगी, और फिर वैसे ही अगर हम पूरे को 1000 से डिवाइड कर दें तो ये वैल्यू किलो जूल में आ जाएगी। क्लियर है पॉइंट? तो इस तरीके से अप्रोच कर सकते हैं, एक बार मल्टीप्लाई डिवाइड कर ले जाए इसको। तो ये वैल्यू इतनी आ रही 1075.573। नाउ एक लास्ट क्वेश्चन और बच रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन इन गोइंग फ्रॉम स्टेट 1 टू स्टेट 2। भाई अगर 1 टू स्टेट 3, सॉरी सॉरी, स्टेट 1 टू स्टेट 3। भाई तुम देखो 1 से 3 में अगर बात करें तो 1 से 2 का वर्क डन तो जीरो ही है, क्योंकि वॉल्यूम में कोई चेंज हुआ नहीं। अब 2 से 3 में बेसिकली क्या हुआ कि जो वेपराइज हुआ पार्ट उसकी वजह से वर्क डन दिखेगा, बाकी तो वैसे ही है। तो जो वेपराइज हुआ पार्ट वर्क डन केवल उसकी वजह से नजर आएगा। तो वो जरा चेक कर लें कि कितना आएगा। तो W 1 से 3 इक्वल टू W 1 से 2 प्लस W 2 से 3, और W 1 से 2 तो है 0, प्लस W 2 से 3। अब इसमें देखो H2O लिक्विड जो है वो गैस में बदल रहा है कांस्टेंट प्रेशर पे। तो वर्क डन माइनस पी डेल्टा वी लिख सकते हैं, या माइनस एन आर डेल्टा टी लिख सकते हैं, आइडियल एज्यूम करते हुए। तो यहाँ हो जाएगा माइनस 450 ग्राम वेपराइज हुआ, तो एन ये है। आर की वैल्यू क्वेश्चन में हमको कितनी दी है भाई, 8, ठीक है। और इंटू डेल्टा टी, तो डेल माइनस पी डेल्टा वी, सॉरी ये थोड़ा सा गड़बड़ है, माइनस पी डेल्टा वी, तो इसको माइनस डेल्टा एन इंटू आर टी ये लिखेंगे, दिस इज वर्क डन। तो डेल्टा एन तो 450/18 हो गया आर, और टी की वैल्यू 373 है। तो ये वर्क डन की वैल्यू आ जाएगी अपने पास, और अगर 1000 से डिवाइड कर दें तो ये किलो जूल में निकलेगी। तो दिस वैल्यू इज -74.6 किलो जूल। ठीक है, तो काफी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। ध्यान से इसको करना, घर पे पॉज करके वीडियो, डायरेक्ट सॉल्यूशन मत देखना, पहले सॉल्व करना कोशिश करना। एक तो लैंग्वेज स्ट्राइक करना जरूरी है, बड़ा क्वेश्चन है, तो लैंग्वेज जब पूरी पिक करोगे प्रोसेस तभी क्वेश्चन हैंडल कर पाओगे। ठीक है भाई, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। भाई क्वेश्चन ये है कि एक सिस्टम है, उसमें चेंज ऑफ स्टेट पाथ 1 से अगर देखें तो हीट एब्जॉर्ब और वर्क डन की वैल्यू हमें कुछ दी है, और सेम चेंज ऑफ स्टेट पार्ट 2 से देखें तो भी वैल्यू दी है। तो डब्ल्यू मैक्स बताना है। ये तो ठीक है, आसान है। देखो स्टेट चेंज तो सेम ही हो रहा है ना, 1 से 2। अब सेम हो रहा है तो जो डेल्टा यू पहले पाथ का होगा वही तो दूसरे का होगा। तो डेल्टा U1 इक्वल टू डेल्टा U2 बोल सकते हो। इसका मतलब Q1 प्लस W1 इक्वल टू Q2 प्लस W2। तो Q1 तो है 10 किलो कैलोरी, और वर्क डन है 0। Q2 है 11 किलो कैलोरी, और वर्क डन है 0.5 W मैक्स।
तो 0.5 W max अगर देखें तो -1 आ रहा है किलो कैलोरी में। ठीक है, तो W max जो है ये किलो कैलोरी का है, तो W max आ जाएगा -2 किलो कैलोरी या -2000 कैलोरी। अब हमें पूछा गया जूल में, तो 1 कैलोरी 4.2 जूल होते हैं, दिया भी है क्वेश्चन में। तो अगर 4.2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 8400 जूल आ रहा है। तो डब्ल्यू मैक्स की वैल्यू है -8400 जूल। और मैग्नीट्यूड हमें बताना है, तो आंसर फिर ऐसे लिखना पड़ेगा 8400। दैट इज योर आंसर। ठीक है, तो भाई ये फर्स्ट पार्ट जो थर्मोडायनेमिक्स का है, फंडामेंटल पार्ट है। और इसमें देखना है हमें सारी चीजें कि हमें इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, वर्क, फर्स्ट लॉ कैसे अप्लाई किया जाता है, बेसिक टर्मिनोलॉजी वगैरह, इन सब का आइडिया होना चाहिए, तो सारे क्वेश्चन कर लेंगे। और कई सारे क्वेश्चन, मतलब थर्मोडायनेमिक्स में ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। लास्ट ईयर बस एक पूछा गया था 24 में। 23 में 4 क्वेश्चन आए थर्मोडायनेमिक्स और थर्मोकेमिस्ट्री के मिला के। तो मतलब कॉन्सेप्चुअल पार्ट है पूरा, में ध्यान देना है। सो स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा है थर्मोडायनेमिक्स का, अच्छा क्वेश्चन है, और ये जेई 2023 का ही है। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है कि भाई देखो, 1 मोल आइडियल मोनोएटॉमिक गैस है, वो प्रोसेस ए से बी, बी से सी में यूज हो रही है। और ए से बी जो है ये वाला, ये एडियाबैटिक है। और बी से सी हमें ऑब्जर्व हो रहा है कि इस पे टेम्परेचर सेम है, तो ये आइसोथर्मल हो गया। तो टोटल हीट एब्जॉर्ब जो है पूरे प्रोसेस में वो R T2Ln10 है। तो हमें 2 log V3 निकालना है, कितना होगा। ठीक है भाई, चेक करते हैं। तो देखो, प्रोसेस ए से बी जो है वो तो एडियाबैटिक है, और एडियाबैटिक प्रोसेस है और रिवर्सिबल है। तो हम अगर यहाँ पे चेक करें, इक्वेशन लगाएं, TA VA टू द पावर गामा -1 इक्वल टू TB VB टू द पावर गामा -1। तो लगा सकते हैं रिवर्सिबल की इक्वेशन, इससे हमें बी पॉइंट पर वॉल्यूम की वैल्यू आ जाएगी। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, VB इक्वल टू VB इक्वल टू VA इंटू TA/TB टू द पावर 1/गामा -1। अच्छा, गैस के लिए CP की वैल्यू दी है, तो CV हम लिख सकते हैं 3/2R। और यहाँ से गामा की वैल्यू आ जाएगी 5/3। और गामा की वैल्यू 5/3, तो गामा -1 हुआ 2/3। तो ये बन जाएगा VA की वैल्यू है 10 इंटू TA/TB हो गया 10 पावर 1/गामा -1, मतलब 1/2/3। तो ये 3/2 आ जाएगी। इसका मतलब 10 की पावर 5/2। ये बन रहा है वॉल्यूम का वैल्यू, और वॉल्यूम ये है VB मतलब V2। अब VB आ गया, तो एक चीज और दी है कि पूरे प्रोसेस में जो हीट चेंज है वो RT2Ln10 है। तो अगर QAC लिखें हम, तो QAC को QAB प्लस QBC लिख सकते हैं। और A से B क्योंकि एडियाबैटिक है, तो ये तो 0 होगा। तो ये QBC की वैल्यू है अपने पास RT2Ln10। ये वैल्यू है QBC की। और क्योंकि ये जो प्रोसेस है B से C, ये है आइसोथर्मल, तो आइसोथर्मल में भाई डेल्टा U तो होगा 0। तो Q की वैल्यू हम -W के बराबर लिख सकते हैं। और W -RT ln V2/V1 होता है, तो यहाँ पे -W लिखेंगे, तो N
इंटू आर इंटू T2 ln V3/V2, ऐसे लिख सकते हैं फॉर्मूला से। और माइनस W ये Q के बराबर है, तो QRT2 ln 10। तो देखो RT2 तो गया, और ln के अंदर वाली क्वांटिटी कंपेयर करोगे तो V3/V2 की वैल्यू आ रही है 10। तो V3 कितना आ जाएगा? V2 तो 10⁵ है, तो ये 10⁵7/2 आ जाएगा। अब V3 अगर इतना आ गया तो लॉग ले लिया जाए, तो log V3 आ जाएगा 7/2 log 10। log 10 होता है 1, तो 2 log V3 ये वैल्यू मिल जाएगी 7। और क्वेश्चन में हमें 2 log V3 का वैल्यू ही पूछा गया है। तो इस तरीके से अप्रोच करेंगे। यहाँ एडियाबैटिक और आइसोथर्मल दोनों को इन्वॉल्व कर लिया गया है एक ही प्रोसेस में। पॉइंट क्लियर है? ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। भाई एक क्वेश्चन ये है, JEE 21 में आया हुआ था, थर्मोडायनेमिक्स का ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में आइडियल गैस है, रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रहा है उसका 1 से 2 में, फॉलोड बाय रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन फ्रॉम 2 to 3। तो हमें करेक्ट प्लॉट बताना है। अच्छा, ग्राफ अगर नोटिस करोगे तो अलग अलग पैरामीटर में है, पहला पीवी में है, दूसरा पीटी में है, फिर एच और एस में है, चौथा टी और एस में है। ठीक है, तो हमें चेक करना है कि कौन सा सही ऑप्शन है या कौन कौन से सही ऑप्शन है। तो 1 by 1 चेक करते हैं। तो 1 से 2 है आइसोथर्मल, अंडरलाइन कर लें ताकि आसानी रहे। 1 से 2 आइसोथर्मल, फॉलोड बाई 2 से 3 एडियाबैटिक। अब देखो, आइसोथर्मल और एडियाबैटिक में अगर बात करो तो आइसोथर्मल और एडियाबैटिक में एक्सपेंशन कराते हैं तो किसका स्लोप ज्यादा होता है? एडियाबैटिक का स्लोप गामा टाइम्स मोर नेगेटिव आता है आइसोथर्मल से। मतलब अगर dP/dV हम चेक करें, आइसोथर्मल का तो -P/V आता है, जबकि dP/dV एडियाबैटिक का चेक करें तो माइनस गामा P/V। इसका मतलब एडियाबैटिक का ग्राफ गामा टाइम्स शार्पली, मतलब नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा, जैसा भी एक्सपेंशन कंप्रेशन कर रहा हूं। तो ये आइसो हो गया, ये एडिया हो गया। ठीक है भाई। अब इसमें पहला ग्राफ अगर देखें तो स्लोप देखो, स्लोप ये वाला ज्यादा है जबकि ये वाला स्लोप कम है। ये स्लोप अगर P/V है तो इस स्लोप को गामा P/V बोल सकते हैं नेगेटिव में। तो ये पहला ऑप्शन तो दिख ही रहा है भाई, सीधे करेक्ट है, ऑब्जर्वेशन। दूसरा पीटी में 1 से 2। अच्छा, 1 से 2 जब जाओगे तो आइसोथर्मल में तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा आइसोथर्मल एक्सपेंशन में, तो बी वाला ग्राफ दिखा रहा है कि टेम्परेचर की वैल्यू क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है ना, और आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो प्रेशर की वैल्यू क्या हो रही है? डिक्रीज। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो 1 से 2 में तो भाई टेम्परेचर सेम है, प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। 2 से 3 जब एक्सपेंशन करोगे तो एडियाबैटिक एक्सपेंशन में तुमको पता है कि टेम्परेचर डिक्रीज होता है जब भी हम एडियाबैटिक एक्सपेंशन कराते हैं, तो टेम्परेचर की वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज। और प्रेशर की वैल्यू भी डिक्रीज होगी। तो एडियाबैटिक एक्सपेंशन में देखो, टेम्परेचर डिक्रीज और प्रेशर डिक्रीज दोनों ही नजर आ रहे हैं इस ग्राफ में, तो हम बोल सकते हैं बी वाला ग्राफ भी करेक्ट है। ठीक है, अब इसको जरा चेक करते हैं, सी वाला ऑप्शन भाई क्या है? सी वाले केस में एंथैल्पी और एंट्रोपी के बीच है ग्राफ। तो एंथैल्पी और एंट्रोपी के बीच ग्राफ है, तो 1 से 2 प्रोसेस था आइसोथर्मल। अब आइसोथर्मल एक्सपेंशन, तो आइसोथर्मल प्रोसेस में तुमको पता है आइडियल गैस है, तो डीएच की वैल्यू तो होगी 0,
मतलब एच की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट, आइसोथर्मल प्रोसेस आइडियल गैस का एच कांस्टेंट, और एक्सपेंशन हो रहा है तो एंट्रोपी की वैल्यू तो इंक्रीज होगी ना। तो 1 से 2 वाला पार्ट तो ग्राफ का देखो सही आ रहा है। अब 2 से 3 चेक करते हैं। अब एडियाबैटिक एक्सपेंशन कराओगे रिवर्सिबल, तो एडियाबैटिक एक्सपेंशन में टेम्परेचर डिक्रीज होता है, और टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो डीएच की वैल्यू आएगी नेगेटिव, और एंट्रोपी तो कांस्टेंट ही रहती है एडियाबैटिक रिवर्सिबल प्रोसेस की। अब इस ग्राफ में गड़बड़ ये हो रही कि 1 से 2 तो सही है, 2 से 3 में ग्राफ जाना चाहिए था नीचे, क्योंकि टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तो एंथैल्पी की वैल्यू भी डिक्रीज होगी, जबकि ग्राफ जा रहा है ऊपर, इसलिए केवल ये गड़बड़ हो रहा है। एंड चौथा चेक कर लेते हैं टीएस डायग्राम। टीएस में तुम देखो, वैसे तो कार्नोट साइकिल टीएस पे बनाई होगी तो याद ही होगा, नहीं फिर भी टी वर्सेस एस पे बना रहे हैं, तो आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट है और एंट्रोपी बढ़ती है आइसोथर्मल एक्सपेंशन में, तो ग्राफ दिखा रहा है टेम्परेचर कांस्टेंट है, एंट्रोपी बढ़ रही है। एडियाबैटिक एक्सपेंशन में रिवर्सिबल टेम्परेचर तो घटता है और एंट्रोपी की वैल्यू क्या रहती है, सेम रहती है रिवर्सिबल एडियाबैटिक में। तो देखो ये ग्राफ दिखा रहा है एंट्रोपी कांस्टेंट है और टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब चौथा वाला ग्राफ भी सही है। तो हमको पैरामीटर्स में जो रिलेशन है वो रिलेशन के बारे में आइडिया होना चाहिए, बाकी सब हम कैलकुलेशन कर लेंगे। क्लियर? नाउ एक क्वेश्चन और है, ये JEE 21 का क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है, देखो अब ग्राफ बेस काफी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ग्राफ अलग अलग पैरामीटर में बना देते हैं और फिर क्वेश्चन पर डिस्कशन हो जाता है कि क्या हो रहा है एग्जैक्टली। तो इस क्वेश्चन में 1 मोल आइडियल गैस का 900 केल्विन पर है और 2 रिवर्सिबल प्रोसेस 1 और 2 फॉलो होते हैं। वर्क डन बाय द गैस इन 2 प्रोसेस सेम है, तो ln V3/V2 की वैल्यू बतानी है। और ग्राफ अगर नोटिस कर लो तो एक तो U है, U/R वर्सेस एंट्रोपी का ग्राफ है, ठीक है। तो 900 केल्विन टेम्परेचर है गैस का, 2 रिवर्सिबल प्रोसेस 1 से 2, फिर 2 से 3 गैस ने फॉलो किए, और वर्क डन दोनों का सेम आया। अच्छा, वर्क डन दोनों का सेम आया, तो ठीक है भाई। एक चीज देखो कि वर्क डन अगर दोनों का सेम है, ठीक है भाई, तो एक काम करते हैं कि गैस तो आइडियल है, तो डेल्टा यू की वैल्यू एन सी वी डेल्टा टी के बराबर होगी। डेल्टा यू की वैल्यू क्या होगी, एन सी वी डेल्टा टी। तो यू आइडियल गैस के लिए जो होता है दैट इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। तो ये U/R का ग्राफ बना है, तो एक तरीके से टेम्परेचर का वेरिएशन ही दिखा रहा है, उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है घुमा फिरा के। तो इस वाले पार्ट में दिख रहा है कि टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, एंट्रोपी कांस्टेंट है। इसका मतलब ये तो कैसा हो गया, ये एडियाबैटिक रिवर्सिबल प्रोसेस का ग्राफ हो गया कि नहीं। और दूसरे में दिख रहा है यू कांस्टेंट है और एंट्रोपी बढ़ रहा है, तो यू कांस्टेंट का मतलब आइसोथर्मल का ग्राफ हो गया। तो ये ग्राफ अगर नोटिस करें तो ये एडियाबैटिक है, और ये वाला ग्राफ चेक करें तो दिस इज आइसोथर्मल। अब इतना अगर हमने पहचान लिया तो 1 से 2 के लिए हम बोल सकते हैं सीधे कि डेल्टा यू की जो वैल्यू है वो तो एन सी वी डेल्टा टी के बराबर होगी, और यही वर्क डन को रिप्रेजेंट करेगी। इसको W1 बोल लो, इसको डेल्टा U1 बोल लो, ठीक है। अब डेल्टा यू की वैल्यू ग्राफ से अगर निकालें तो ग्राफ से फाइनल माइनस इनिशियल कर लो, तो ये आ रहा है -1800 R ग्राफ से डेल्टा यू का वैल्यू। और प्रोसेस क्योंकि एडियाबैटिक है, ठीक है ना,
रिवर्सिबल प्रोसेस। तो ये डेल्टा यू का वैल्यू इसको एन सी वी डेल्टा टी के बराबर लिखें तो एन है 1, सी वी हो गया 5/2 R। ठीक है, हमें दिया है क्वेश्चन में सी वी और डेल्टा टी। तो यहां से हमें डेल्टा टी की वैल्यू मिल जाएगी और डेल्टा टी देखें तो आर से आर गया और 360। तो डेल्टा टी आ गया 720 और डेल्टा टी है T2 - T1। तो T1 हमको दिया जा रहा है 900। अच्छा, ये नेगेटिव वैल्यू आ रही डेल्टा टी की -720। तो ये T2 - T1, तो T2 - 900। तो T2 की वैल्यू अगर चेक करो तो यहाँ से 180 केल्विन आ जाएगी। तो हमको यहाँ से मिल गई T2 की वैल्यू। अब W की वैल्यू दोनों में सेम दी हुई है, मतलब फर्स्ट से सेकंड में जो W है, सेकंड से थर्ड में भी वही W है। तो सेकंड से थर्ड का W अगर हम W2 बोलें तो वो फर्स्ट से सेकंड के W के बराबर है, और फर्स्ट से सेकंड का W डेल्टा U के बराबर है कि नहीं। दिस इज -1800 R। और सेकंड से थर्ड हमें पता है प्रोसेस कैसा है, आइसोथर्मल। आइसोथर्मल तो इसका वर्क -nRT ln V3/V2 लिख सकते हैं। तो दिस इज -n × R × T ln V3/V2। ठीक है भाई। तो यहां से ln V3/V2 इसकी वैल्यू निकल आई 10। ln V3/V2 कितना आ रहा है भाई, 10। और क्वेश्चन में अगर नोटिस करो तो हमसे ln V3/V2 ही पूछा गया है केवल। तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 10। पॉइंट क्लियर है? ओके। ये क्वेश्चन जो है ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, स्टेटमेंट बेस 2020 में आया हुआ है। अब इसमें हमें थर्मोडायनेमिक पीवी वर्क डन का फार्मूला दिया है -P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। ये जनरल फार्मूला है -P एक्सटर्नल इंटू डीवी। ये वर्क डन का जनरल फार्मूला है। और यहाँ पे वांडरवाल गैस इक्वेशन के लिए, वांडरवाल वर्क के लिए इसको देखो फार्मूले में वैल्यू डाल दी गई है पी की। अब पी की वैल्यू डाली गई है तो इस तरीके से इसको लिख दिया गया है सेकेंड फॉर्म में। ठीक है, अब हमें चेक करना है स्टेटमेंट्स। पहला, द इक्वेशन इज एप्लीकेबल टू, दिया है सिस्टम सेटिस्फाई वांडरवाल इक्वेशन ऑफ स्टेट। तो भाई करेक्ट है। वांडरवाल इक्वेशन ऑफ स्टेट अगर देखो तो इस तरीके से लिख सकते हैं पर मोल के लिए P+A/V² इंटू V-B इक्वल टू RT। तो P की वैल्यू तो हो गई RT/V - B -A/V², और वर्क डन लिख दिया है -PdV। तो ये पहला स्टेटमेंट तो सेटिस्फाई कर ही रहा है इसको। दूसरा, प्रोसेस इज रिवर्सिबल। अब ये जो है ये तो रिवर्सिबल वाला, ये जो प्रेशर हमने डाला है ये तो पी रिवर्सिबल ही है ना भाई, प्रॉपर इक्वेशन है प्रेशर की। तो अगर ऊपर देखें तो वर्क डन का फार्मूला -P एक्सटर्नल इंटू डी भी लिखा था और P एक्सटर्नल की जगह हमने ये वैल्यू डाली है। ठीक है, और P एक्सटर्नल की जगह अगर ये वैल्यू डाली है इसका मतलब प्रोसेस कैसा है, रिवर्सिबल है। ठीक है, प्रोसेस कैसा है, रिवर्सिबल है। और रिवर्सिबल है और प्रोसेस दैट इज रिवर्सिबल एंड आइसोथर्मल, आइसोथर्मल भी हो सकता है। ठीक है ना, प्रोसेस रिवर्सिबल तो है, इतना तो हम बोल ही सकते हैं। तो ये गलत स्टेटमेंट नहीं है, पूरा करेक्ट है। और फिर हमको बोलना है प्रोसेस इज रिवर्सिबल एंड एडियाबैटिक। तो भाई अब ये प्रोसेस रिवर्सिबल तो है, अब रिवर्सिबल है
अब वो एडियाबैटिक भी हो सकता है, आइसोथर्मल भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, प्रोसेस रिवर्सिबल है। तो थर्ड स्टेटमेंट भी गलत नहीं है, इसको भी हम करेक्ट ही बोलेंगे। अब चौथा बोल रहा है प्रोसेस इज इरिवर्सिबल। तो भाई इरिवर्सिबल इसलिए नहीं है कि जो हमने पी एक्सटर्नल डाला है उसकी वैल्यू पी के बराबर है, जो कि पी रिवर्सिबल है वॉन डर वाल इक्वेशन के लिए। तो चौथा स्टेटमेंट रॉन्ग है, बाकी तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। मतलब देखो, प्रोसेस को इतना बोल सकते हैं कि रिवर्सिबल है, अब वो एडियाबैटिक भी हो सकता है, आइसोथर्मल भी हो सकता है, उस पर हम कोई कमेंट नहीं कर सकते। सो स्टेटमेंट बी एंड सी जो है वो करेक्ट है। क्लियर? नाउ ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ये भी बच्चे फंसे थे इसमें काफी, और ये मल्टीपल टाइप है, जेई एडवांस 2018 का। हमें बस कॉन्सेप्चुअली बढ़ते रहना है, बाकी कोई गड़बड़ी नहीं होगी क्वेश्चन में। तो देखो, इसमें हमें रिवर्सिबल एक साइक्लिक प्रोसेस बनाया गया आइडियल गैस के लिए, और पीवीटी पैरामीटर्स हमको पता ही है क्या है, और थर्मोडायनेमिक पैरामीटर ये दिए गए हैं। तो वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ है, और ये सब हमें चेक करना है कि क्या करेक्ट है। तो वॉल्यूम वर्सेस अगर टेम्परेचर का ग्राफ है, तो तुम अगर नोटिस करो तो ए से सी में वी की वैल्यू तो सेम है। तो ए से सी का प्रोसेस कैसा हो गया? आइसोकोरिक हो गया। ए से सी जो है दैट इज आइसोकोरिक। और इसी तरह ए से बी चेक करें, तो ए से बी में देखो टेम्परेचर की वैल्यू सेम बनी हुई है, ठीक है। और टेम्परेचर की वैल्यू अगर सेम बनी हुई है, तो ये ए से बी वाला जो प्रोसेस है दिस इज आइसोथर्मल, ठीक है। नो, इसी तरह बी से सी भी चेक कर लेते हैं। बी से सी अगर देखें प्रोसेस बी से सी, तो इसमें दिख रहा है पी की वैल्यू सेम बनी हुई है। इसका मतलब प्रेशर कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनल लाइन है। ये ग्राफ डायग्राम में थोड़ा गड़बड़ है, इसको ओरिजिन से जाना चाहिए वैसे, खैर वो बनाने में गड़बड़ी है। हाँ, तो बी से सी जो है वो आइसोबैरिक, ठीक है भाई। अब हमसे पूछा गया है अलग अलग ऑप्शंस में, जैसे पहला क्यू ए से सी अगर हम चेक करें, तो क्यू ए से सी, भाई ए से सी आइसोकोरिक है, तो क्यू डेल्टा यू के बराबर होगा कि नहीं? और डेल्टा यू के बराबर होगा तो डेल्टा यू ए से सी एन सी वी डेल्टा टी। तो एन सी वी टी टू माइनस टी वन है ये वैल्यू। और इसी तरह डब्लू देखें ए से बी का, तो डब्लू ए से बी आइसोथर्मल है प्रोसेस, तो डब्लू की वैल्यू हो जाएगी ए से बी में माइनस एन आर टी एल एन वी टू अपॉन वी वन। डब्लू ए से भी इतना हो गया, ठीक है, क्योंकि रिवर्सिबल प्रोसेस है। अब पहला ऑप्शन अगर देखें, तो उसमें क्यू ए से सी बोला गया है डेल्टा यू बी से सी का, तो भाई डेल्टा यू भी चेक करना पड़ेगा। तो डेल्टा यू देखो बी से सी का कितना है, बी से सी देखो आइसोबैरिक प्रोसेस है बी से सी, तो डेल्टा यू अगर लिखोगे तो उसका कोई मतलब ही नहीं, आइडियल गैस के लिए एन सी वी डेल्टा टी होता है सीधा सीधा। तो इसको लिखेंगे एन सी वी टी टू माइनस टी वन। तो अगर हम नोटिस करें तो डेल्टा यू बी से सी और क्यू ए से सी दोनों की वैल्यू तो सेम है, लेकिन डब्ल्यू ए से बी आ रहा है इतना, जबकि इसमें लिख दिया है माइनस पी डेल्टा बी, जो कि आइसोबैरिक प्रोसेस का वर्क है। तो इस वजह से पहला ऑप्शन तो गड़बड़ हो रहा है, सेकंड ऑप्शन भी ऐसे ही चेक करना पड़ेगा। अब सेकंड ऑप्शन में डब्ल्यू बी से सी पर बात की है, चलो चेक करते हैं। तो भाई बी से सी कैसा है? आइसोबैरिक। तो बी से सी आइसोबैरिक, तो डब्ल्यू को लिख सकते हो माइनस पी टू वी वन माइनस वी टू माइनस पी डेल्टा वी। तो ये दिया है माइनस पी टू वी टू माइनस वी वन, सेम लिखा है, तो इतना पहला पार्ट तो इसका सही है ये भाई। दूसरा क्यू बी से सी इज डेल्टा एच ए से सी, क्यू बी से सी, अच्छा डेल्टा एच अगर देखो बी से सी प्रोसेस कैसा है,
बी से सी आइसोबैरिक प्रोसेस है, तो डेल्टा एच की वैल्यू क्यू के बराबर होगी कि नहीं? होगी, बिल्कुल होगी। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। मतलब बी से सी आइसो, सॉरी सॉरी सॉरी, ये गड़बड़ हुई। इसमें बी से डेल्टा एच बी से सी, क्यू बी से सी के बराबर है, लेकिन यहाँ डेल्टा एच ए से सी दिया है। अच्छा, डेल्टा एच ए से सी चेक करें तो ये एन सी पी डेल्टा टी लिख सकते हैं, दिस इज टी टू माइनस टी वन, एन सी पी टी टू माइनस टी वन। और डेल्टा एच बी से सी, ये भी एन सी पी डेल्टा टी लिख सकते हैं, तो एन सी पी टी टू माइनस टी वन। तो ये कैलकुलेट करके आ रही है वैल्यू कि क्यू बी सी डेल्टा एच ए सी के बराबर है। तो भाई ये सेकंड ऑप्शन तो करेक्ट है। थर्ड, थर्ड में बोलना है डेल्टा एच सी से लेस देन डेल्टा यू। अब सी से अगर ए आते हैं, तो सी से ए आने में देखो टेम्परेचर हो रहा है डिक्रीज। अब डेल्टा एच सी से ए लिखोगे, ए से सी डेल्टा एच ये है पॉजिटिव, सी से ए लिखोगे तो नेगेटिव आएगा मोर, और डेल्टा यू सी से ए लिखोगे तो डेल्टा यू को, ये ए से सी है तो सी से ए नेगेटिव होगी। इसका मतलब दोनों वैल्यूज नेगेटिव होंगे, लेकिन मोर नेगेटिव कौन होगा? मोर नेगेटिव डेल्टा एच ए से सी होगा। इसलिए डेल्टा एच ए से सी को, मतलब सी से ए को हम बोल रहे हैं लेस देन डेल्टा यू सी से ए, बिकॉज दोनों वैल्यू नेगेटिव हैं और डेल्टा एच मोर नेगेटिव है। और ऐसे ही क्यू ए से सी डेल्टा यू बी से सी के बराबर है। डेल्टा यू बी से सी देखो ये है, और क्यू ए से सी की वैल्यू भी यही है, तो दोनों वैल्यू सेम दिख रही हैं। इसका मतलब सी ऑप्शन तो करेक्ट है। और डी चेक करना पड़ेगा। डी में क्यू बी सी इक्वल टू डेल्टा एच ए सी। अच्छा, क्यू बी सी तो इतना है और डेल्टा एच ए सी इतना है, तो ये दोनों वैल्यूज तो बराबर है, सही है। और ये बोलना है डेल्टा एच सी से लेस देन दिस। देखो डेल्टा एच यहाँ मैग्नीट्यूड तो बड़ा है, लेकिन नेगेटिव साइन है, तो ये मोर नेगेटिव वैल्यू है देन डेल्टा यू सी से, इसलिए वो साइन उल्टा होना चाहिए, यहाँ लेस होना चाहिए। तो फिलहाल के लिए ये ऑप्शन तो गलत है। तो मल्टीपल टाइप है क्वेश्चन, और वन बाय वन हमें एक एक चीज इसमें चेक कर लेनी है। क्लियर? नाउ एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसका। 17 में एक ये क्वेश्चन आया था, इसको भी जरा चेक किया जाए। इस क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि आइडियल गैस का एक्सपेंशन कराया जा रहा है, कहाँ से कहाँ? P1 V1 T1 से P2 V2 T2 अंडर डिफरेंट कंडीशन। ठीक है भाई, अब एक्सपेंशन कराओगे आइडियल गैस का, तो ग्राफ रफली कुछ दिया तो है नहीं, तो एक रफ ग्राफ हम बना रहे हैं। तो ये हमने एक ग्राफ बना लिया, जिसमें पहली कंडीशन है P1 V1 T1, दूसरी कंडीशन है P2 V2 T2। तो ये P वर्सेस V का ग्राफ दिखा रहे हैं। तो ये हो गया P1, ये P2, दिस इज V1, दिस इज V2, और टेम्परेचर यहाँ T1 एंड T2। ठीक है भाई, ग्राफ ये है। अब इसमें स्टेटमेंट वन बाय वन देखना है। पहला बोल रहा है वर्क डन ऑन गैस इज मैक्सिमम व्हेन इट इज कंप्रेस्ड रिवर्सिबली फ्रॉम P2 V2 टू P1 V1। भाई अब अगर कंप्रेशन करोगे, तो कंप्रेशन के केस में वर्क क्या होगा? माइनस P1। कंप्रेशन के केस में ए ऑप्शन में देखो, तो वर्क होगा माइनस P1 V1 माइनस V2। और माइनस P1 V1 माइनस V2 अगर नोटिस करें, तो यहां से चलेगा। मतलब ग्राफ में अगर ये वाला एरिया लिया जाए, तो ये वाला एरिया ही तो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कंप्रेशन के वर्क को अगेंस्ट प्रेशर P1। और अगर रिवर्सिबली कराओगे, तो रिवर्सिबली तो भाई ये वाला एरिया रिप्रेजेंट करेगा, और हमें पता है कि रिवर्सिबल बड़ा आ रहा है रिवर्सिबल से। तो ये पहला स्टेटमेंट तो भाई करेक्ट होगा।
सेकंड में इसी तरह भाई, ये थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, चेक करनी पड़ेगी एक एक चीज। सेकंड में वर्क डन ऑन गैस इज लेस व्हेन इट इज एक्सपेंडेड रिवर्सिबली फ्रॉम V1 to V2 under adiabatic condition compared to that expanded reversibly under isothermal। अब एडियाबैटिक और आइसोथर्मल में ग्राफ याद होगा कि अगर सेम इनिशियल पॉइंट से एक्सपेंशन करें तो आइसोथर्मल में तो टेम्परेचर चेंज हो नहीं रहा। एडियाबैटिक में क्या होता है, टेम्परेचर डिक्रीज, और टेम्परेचर डिक्रीज, तो इस केस में जो एरिया आएगा वो एडियाबैटिक में मैग्नीट्यूड आएगा कम, जबकि आइसोथर्मल में मैग्नीट्यूड आएगा ज्यादा। पी वर्सेस वी ग्राफ की हम बात कर रहे हैं। स्टेटमेंट बोल रहे हैं वर्क डन ऑन द गैस इज लेस। तो अब यहाँ पे एक चीज पढ़ लो जिसमें गलती होती है, वर्क डन ऑन द गैस बोला गया है, जबकि हमें दिख रहा है कि प्रोसेस तो वर्क डन बाय द गैस का है, तो वर्क नेगेटिव है, बट वर्क डन ऑन द गैस बोला गया है, इसका मतलब मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं इस केस में। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में वर्क डन अगर देखोगे तो वो लेस दिख रहा है देन आइसोथर्मल। ठीक है भाई, अगर ये वर्क डन ऑन द गैस ना बोलते, सिंपली वर्क डन बोल देते, ये काट दो लाइन, तो उस केस में तुम बोलते कि भाई ये वाला जो आइसोथर्मल का है वो मोर नेगेटिव है, एडियाबैटिक का लेस नेगेटिव, तो एडियाबैटिक वाला ज्यादा है। लेकिन उन्होंने बोल ही दिया मैग्नीट्यूड, तो ध्यान रखोगे इसको। तीसरा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस इज जीरो इफ इट इज एक्सपेंडेड रिवर्सिबली विद T1 T इक्वल टू T2। तो भाई T1 T2 बराबर है, तो आइडियल गैस में डेल्टा यू तो NCV T2 माइनस T1 होता है, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या आएगा, जीरो। और सेकंड, पॉजिटिव इट इज इफ इट इज एक्सपेंडेड, अच्छा एक्सपेंशन कराओगे तो T2 लेस देन T1 दिखेगा ना, तो डेल्टा यू एडियाबैटिक एक्सपेंशन का कैसा आ जाएगा, नेगेटिव, बिकॉज T2 लेस देन T1 है। और आइसोथर्मल एक्सपेंशन का कितना आएगा, जीरो, अगर T1 T2 बराबर है। तो थर्ड स्टेटमेंट प्रॉपर नहीं है भाई, ये गलत है। फोर्थ, इफ एक्सपेंशन इज कैरीड आउट फ्रीली इट इज साइमल्टेनियसली बोथ आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक। भाई अगर फ्री एक्सपेंशन कराते हो आइडियल गैस का, तो फ्री एक्सपेंशन का मतलब हो गया W0 और Q डेल्टा U के बराबर, और W0 है Q डेल्टा U के बराबर, तो आइडियल गैस के पार्टिकल में किसी तरह के फोर्स तो होते नहीं, तो ड्यूरिंग एक्सपेंशन डेल्टा यू में कोई चेंज नहीं आएगा, इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा, तो गैस हीट भी एब्जॉर्ब नहीं करेगी। तो इस पॉइंट को ध्यान भी रखो कि आइडियल गैस का अगर फ्री एक्सपेंशन कराते हैं तो उस केस में क्यू डब्ल्यू डेल्टा यू सारी वैल्यूज जीरो होती हैं। ठीक है, तो आंसर इसका हुआ A B and D। नाउ एक क्वेश्चन और है इसमें, अच्छा क्वेश्चन है कि कंटेनर है पूरी तरीके से इंसुलेटेड, ये एक पिस्टन है जिसमें गैस भरी हुई है, और इधर का प्रेशर जीरो है ऊपर वाले पार्ट का, और हम स्टॉपर हटाते हैं तो सडन पिस्टन भागता है ऊपर की तरफ और यहाँ से रोक देते हैं। तो थर्मली इंसुलेटेड वेसल है, इनिशियल प्रेशर वॉल्यूम P1 V1 और टेम्परेचर T1, एक्सपेंड कर रहे हैं इरिवर्सिबली अगेंस्ट जीरो एक्सटर्नल प्रेशर। तो फाइंड इंटरनल प्रेशर एंड वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, मतलब फाइनल अगर P2 V2 T2 है तो करेक्ट बताना है। तो देखो अगर ये इंसुलेटेड है सब कुछ, तो उस केस में प्रोसेस तो कैसा होगा, एडियाबैटिक होगा, प्रोसेस तो एडियाबैटिक होगा भाई, तो ये तो सही है। दूसरा, ये फ्री भी तो एक्सपेंशन है, फ्री एक्सपेंशन, और फ्री एक्सपेंशन है तो W तो जीरो है। ठीक है, फ्री एक्सपेंशन है, W जीरो है, तो सिमिलरली डेल्टा यू भी जीरो मिलेगा। तो आइडियल गैस का एक तरीके से फ्री एक्सपेंशन करा रहे हैं, तो क्यू डब्ल्यू डेल्टा यू तीनों जीरो।
और डेल्टा यू 0 तो T1 T2 बराबर होंगे कि नहीं? तो बी ऑप्शन भी करेक्ट है। अब ये वाला ऑप्शन देखो एडियाबैटिक के लिए लिखा गया है, बट ये एडियाबैटिक रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए लिखा गया है। अभी जो फ्री एक्सपेंशन है वो कैसा प्रोसेस है? इरिवर्सिबल। तो इरिवर्सिबल में तो ये इक्वेशन वैलिड नहीं होगी, दिस इज ओनली फॉर रिवर्सिबल। अच्छा, प्रोसेस आइसोथर्मल है, तो आइसोथर्मल में तो हमें पता है कि आइसोथर्मल आइडियल गैस का अगर प्रोसेस कराओगे तो पीवी इक्वल टू कांस्टेंट मिलता है, और पीवी इक्वल टू कांस्टेंट मतलब P1V1 इक्वल टू P2V2। तो इस तरीके से हम वन बाय वन ये सारी चीजें चेक कर सकते हैं। पॉइंट क्लियर हुआ?